नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में 4 ब्लॉक मॉडल के अंतर्गत तीसरा ब्लॉक पढ़ना अध्याय 5 में हम इसको कवर कर रहे हैं। अध्याय 5 में पढ़ना के अंतर्गत आपको इन 5 बिंदुओं पर चर्चा करनी है। पढ़ना है समझना, स्कीमा का निर्माण, विविध प्रकार की पाठ्य वस्तु को पढ़ना, पठन के प्रकार और पढ़ने की विभिन्न रणनीतियाँ। इसके पहले की वीडियोज में हमने इन 3 सब टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम पठन के प्रकार को समझने का प्रयास करेंगे। पठन के प्रकार जो आपके एनआईओएस के अकॉर्डिंग जो दिए गए हैं उसमें सस्वर पठन, मौन पठन, गहन पठन, साझा पठन, निर्देशित पठन और स्वतंत्र पठन है। आज के इस वीडियो में हम प्रारंभ के 3 जो प्रकार हैं इसमें सस्वर पठन, मौन पठन और गहन पठन पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। सस्वर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्वर के साथ, यानी यहाँ पर स्वर से आशय है ध्वनि। ठीक है, बोलना। तो सस्वर पठन जब बच्चा प्रारंभिक अवस्था में प्री प्राइमरी क्लासेस में होता है या कक्षा 1 में पढ़ रहा होता है तो बच्चा जिस भी वर्ण को, शब्द को पढ़ता है तो उससे अपेक्षा यह होती है कि उसकी ध्वनि निकले। ठीक है, क्योंकि बच्चा अभी इस स्टेज पर नहीं रहता है कि उसको मन में पढ़ पाए। तो सस्वर पठन में बच्चा उस वर्ण को या शब्द को बोल कर पढ़ता है। एक्चुअली यही सस्वर पठन कहा जाता है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में। तो सस्वर पठन क्या है? जिसको लाउड रीडिंग, लाउड का मतलब आप देख ही रहे हैं जोर से, ठीक है, या ओरल मतलब मौखिक रूप से, यानी कि बोलना। तो जब कोई बच्चा शब्दों को बोल कर पढ़ता है, आवाज निकाल कर पढ़ता है तो उसे सस्वर पठन कहते हैं। ठीक है सर, प्रश्न यही कि स्वस्वर पठन क्या है? तो वही बात कि बोलकर पढ़ना, इसको मुखर पठन भी कहा जाता है, जब बच्चा बोल कर पढ़ता है। ठीक है, जैसे बच्चा कोई किताब देखता है और किताब में लिखा है कि राम स्कूल जाता है, तो बच्चे ने इसको पढ़ा कि राम स्कूल जाता है, यह सस्वर पठन हो गया। ठीक है, चर्चा इस बात पर है हो कि अगर पढ़ना सीखना की शुरुआत कैसे होती है। तो बच्चा, जैसा कि हमने अभी इसी पर चर्चा की कि प्राइमरी या प्री प्राइमरी में आप देखेंगे, कक्षा 1 में देखेंगे तो बच्चे शब्दों को बोल बोल कर पढ़ते हैं। उनके सामने एक कंडीशन अगर हम लगा दें कि नहीं मन में पढ़ो तो शायद बच्चे पढ़ ही ना पाए, और हम एक शिक्षक के रूप में जान भी नहीं पाएंगे कि बच्चे ने वास्तव में उस शब्द को या वर्ण को पढ़ा भी या नहीं। तो बच्चा पढ़ने की शुरुआत बोल बोल कर ही करता है। ठीक है, तो इसमें बच्चा आंख, मुख और मन, यही आंख से बच्चा शब्दों को देखता है, मुख से बच्चा बोलता है और मन उसका अर्थ समझने का प्रयास करता है। इसके बाद जब बच्चा उसको और मतलब बार बार बोलता है तो फिर कान से सुनने भी लगता है। ठीक है, उस शब्द को। तो एक कुछ अभ्यास के बाद बच्चा उस शब्द को, यानी कि आंख उसको बोलती है, आंख के सहारे से बच्चा देखता है, मुख से बोलता है, कान से सुनता है और मन से उसको समझने का प्रयास करता है। ठीक है, आपने जो भी बात कही गई होती है उसको मन में विचार बनाता है और कान से सुनने का प्रयास करता है। अच्छा, बाद में क्या होता है? बाद में जब बच्चा पर्याप्त बोल ले रहा होता है तो उसको अभ्यास करते करते फिर वो आगे स्विच करता है। ठीक है, बच्चा मौन पठन की ओर बढ़ता है। तो सस्वर पठन करने वाला बच्चा, यानी कि शब्दों को बोलने वाला बच्चा आगे बढ़ते, जब उसमें काफी अभ्यास हो जाता है तो फिर उसको वो मन में भी पढ़ना शुरू कर देता है, जिसको हम मौन पठन कहते हैं। ठीक है, तो यही बात है कि सस्वर पठन आगे चलकर मौन पठन में, जैसे कक्षा 1 में बच्चा है तो वह पढ़ता है कि राम घर जाता है, लेकिन कक्षा 4 या 5 में पढ़ने वाला बच्चा मन में ही उस वाक्य को पढ़ लेगा और वो जान जाएगा। तो ये राम घर जाता है कि बच्चा मन में ही पढ़ लेता है, लिखे हुए को मन में पढ़ना। तो बच्चा बाद में जो सस्वर पठन करता है, बाद में वो बच्चा मौन पठन की ओर अग्रसर हो जाता है। ठीक है, अब प्रश्न यह है कि क्या केवल छोटे बच्चे ही सस्वर पठन करते हैं? नहीं, हम भी एक शिक्षक हैं। हम जब बच्चों को स्वयं पढ़ाएंगे तो हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे अगर हम सस्वर पठन न करें? हम भी एक शिक्षक के रूप में बच्चे शब्दों को, वाक्यों को बोल बोल कर पढ़ाते हैं। इससे बच्चे हमारी बात को सुनते हैं। अगर हम मन में ही पढ़ाने लगें और पढ़ने लगें, इस प्रकार से अखबार पढ़ते हैं उस प्रकार से किताब को पढ़कर हम क्लास में से चले जाएं, तो क्या बच्चे को कुछ समझ में आएगा? नहीं। यानी कि यह नहीं है कि सस्वर पठन सिर्फ बच्चा करता है, एक शिक्षक भी करता है। और हमें जब कोई कठिन टॉपिक लगता है, हम स्वयं भी जब हम लोग तैयारी करते थे तो जब हमें कोई टॉपिक बहुत कठिन लगता था, समझने में हमें कठिनाई होती थी, तो हम उसको बोल बोल कर पढ़ते थे। तो बोल बोल कर पढ़ने से उसमें हमारी समझ थोड़ी बेहतर होती है। तो ऐसा नहीं है कि केवल छोटे बच्चे ही सस्वर पठन करते हैं, अनुभवी पाठक भी, हमारे और आप जैसे लोग भी इस सस्वर पठन को करते हैं। जैसे हमको बच्चे को कविता सुनानी हो, हमें कोई भाषण की तैयारी करनी हो, तो हम उसको पहले भाषण देने से पहले उसको बोल बोल कर पढ़ते हैं, है ना, प्रैक्टिस करते हैं। कठिन विषय को समझना हो या दूसरे को पढ़ाना हो तो इसके लिए सस्वर पठन हम करते हैं। ठीक है सब। अब प्रश्न यह है कि सस्वर पठन में कौन कौन से अंग आपके काम करते हैं?
तो सस्वर पठन में हमने इसके पहले चर्चा किया कि आंख से बच्चा शब्दों को देखेगा, कान से बच्चा अपनी आवाज को सुनता है, जो बोल रहा है बच्चा बोलता है ना, क ट हपरा ख फिर ल कटहल, तो बच्चा देखता भी है, ठीक है, मुंह से बोलता भी है, कान से सुनता भी है, ठीक है, विचार भी बनाता है, ठीक, तो उसको समझता भी है, को जान रहा है कि हाँ कटहल एक सब्जी की बात हो रही है, ठीक। तो बच्चा आंख से शब्दों को देखता है, कान से अपनी आवाज को सुनता है, मस्तिष्क से अर्थ को समझता है या मन में विचार बनाता है, और उच्चारण अवयव यानी कि मुंह के से जो अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं जिसमें जीभ की सहायता से, होठ, दांत या तालू की सहायता से बोले जाते हैं, तो उनका कार्य भी होता है। तो इसका मतलब बच्चे शब्दों का सही उच्चारण के माध्यम से करते हैं, ठीक है। अब प्रश्न यह है कि पठन की गति किस पर निर्भर करती है। अगर लिखावट साफ होगी तो गति तेज होगी, अगर लिखावट अस्पष्ट हो, साफ न हो, तो बच्चा पढ़ेगा क्या। तो आंखें तेजी से शब्द को पहचाने और छपाई साफ हो, यानी हमारा जो प्रिंट जो बुक्स हैं उसमें बेहतर तरीके से अगर हमने लिखा है, और छोटे बच्चों के लिए हम बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं ताकि उन्हें पढ़ने में आसानी हो, इससे बच्चे तेजी से पढ़ पाते हैं। अब एक प्रश्न यह भी कि छोटे बच्चों को सस्वर पठन क्यों कराया जाता है। क्योंकि इससे शिक्षक बच्चों का आकलन कर पाते हैं कि बच्चा वास्तव में उस शब्द को पढ़ पा रहा है या नहीं। अगर हमने एक जंगल का दृश्य बनाया, जंगल में हमने एक पेड़ या एक मगरमच्छ का चित्र बनाया और उसके नीचे हमने एक शब्द लिखा मगरमच्छ, तो हम बच्चे से अपेक्षा रखेंगे कि वह उस शब्द को बोलेगा, सर मगरमच्छ है, ठीक है। अब बच्चा मन में ही पढ़ लिया तो हम कैसे जान पाएंगे कि बच्चे ने सही पढ़ा या गलत। तो यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम बच्चे को सस्वर पठन कराएं। इससे हमें जान पाएंगे कि बच्चा सही पढ़ रहा है या नहीं, उच्चारण सही कर पा रहा है या नहीं, शब्द को पहचान भी पा रहा है कि नहीं, या वर्ण को भी पहचान पा रहा है कि नहीं, मगरमच्छ में अर्थ समझ रहा है या नहीं। तो इन सभी के लिए आवश्यक है कि हम बच्चे से सस्वर पठन कराएं, ठीक है। विशेषताएं क्या है इसकी, ध्यान दीजिएगा। हर जगह से प्रश्न बन सकता है, और जो भी प्रश्न बन सकते हैं हम उसको यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न के रूप में रखे हुए हैं एक प्रकार से। जैसे सस्वर पठन की विशेषता यह कि इसमें बच्चा बोलकर पढ़ता है या पाठक बोलकर पढ़ता है। पढ़ना सीखने की पहली अवस्था है। प्रारंभिक अवस्था में हमारे प्री प्राइमरी क्लासेस में या कक्षा 1 या 2 में बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो बोलकर पढ़ते हैं। हम उनसे ये अपेक्षा नहीं करेंगे कि वे मन में पढ़ें। इसके अलावा बच्चों के उच्चारण में सुधार होता है। हम अक्सर देखते हैं कि जब बच्चे बोलकर पढ़ते हैं उनमें त्रुटियां होती हैं, तो हम एक शिक्षक के रूप में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हम उनमें संशोधन कराते हैं। जैसे क पर छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा, बच्चा क पर बड़ी की मात्रा बोल रहा है, हम करें नहीं बेटा छोटी की मात्रा है। तो इस प्रकार से हम बच्चे को, हमारे लिए सुधारना आसान होता है जब बच्चा उसको बोल कर पढ़ता है तो, ठीक है। तो शिक्षक त्रुटियों को आसानी से पहचान सकते हैं और चारों अवयव सक्रिय रहते हैं, जैसे आंख, कान, मस्तिष्क और उच्चारण अवयव, ठीक है। इसमें अगला जो है दूसरा, इसमें मौन पठन है। तो अब जैसा कि हमने कहा कि बच्चा 1 में 2 में पढ़ रहा है तो वह बोल कर पढ़ रहा है, लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा होशियार हो जाता है, पढ़ने का पर्याप्त अनुभव रख लेता है, तो बच्चा उसको फिर मन में पढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है। यानी उसको पढ़ता तो है लेकिन हमें सुनाई नहीं देता है। हम बच्चों से कहते भी हैं कि मन में पढ़ो, कक्षा 2 के 3 के 4 के बच्चों से हम कहते हैं कि मन में पढ़ो, है ना। तो यही है मौन पठन एक्चुअली। साइलेंट, जैसा कि वर्ड से क्लियर है, साइलेंट, चुप होकर पढ़ना। तो जब बच्चा बिना आवाज किए केवल मन ही मन पढ़ता है तो उसे मौन पठन कहते हैं। और सस्वर पठन मौन पठन का आधार है। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि बच्चा जब सस्वर पठन करेगा वही आगे जाकर मौन पठन करेगा, उसका बेस तैयार करता है, ठीक है। जब बच्चा पढ़ना सीखता है तो पहले बोल कर ही पढ़ता है और अभ्यास होने के बाद वो बिना बोले पढ़ता है। जैसे हमने भी चर्चा की थी, कक्षा 1 का बच्चा कोई वाक्य पढ़ रहा है या कोई शब्द पढ़ रहा है, जैसे कमल, कमल, अब ये कक्षा 1 का बच्चा पढ़ रहा है तो ये सस्वर पठन हुआ। लेकिन कक्षा 5 का बच्चा मन ही मन कमल शब्द को पढ़ लेगा, वो आपको दिखाई सुनाई भी नहीं देगा, वो पढ़ लिया कमल, ये हो गया मौन पठन, ठीक। आगे देखिए तो मौन पठन अधिक कहाँ उपयोगी है। हम अधिकतर मौन पठन ही अपने दैनिक जीवन में कर रहे होते हैं। जब हम अखबार पढ़ रहे होते हैं अपने दैनिक जीवन में, हम कोई लेवल पढ़ रहे हैं, ठीक, हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई लेवल लगा हुआ रोड पे, तो हम उसको चिल्ला के थोड़ी नहीं पढ़ेंगे, मन में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो मौन पठन हमारे लिए जैसे समाचार पत्र पढ़ना है, हम पुस्तकों को पढ़ते हैं, परीक्षा में प्रश्न पत्र को पढ़ते हैं, या मोबाइल पर मैसेज देखते हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, मोबाइल में मैसेज देख रहे हैं, हम उसको चिल्ला कर पढ़ेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इस प्रकार की गतिविधियों में हम मौन पठन करते हैं, साइलेंट रीडिंग करते हैं, ठीक है। अब मौन पठन से क्या फायदा, कई क्षमताएं विकसित होती हैं। बच्चा कल्पना करता है, ठीक है, कहानी के पात्रों को अपने आसपास महसूस करने का प्रयास करता है और अपने पुराने अनुभव से जोड़कर सोचता है। जब किसी घटना को वह पढ़ रहा है तो अपने पुराने अनुभव को उसमें कनेक्ट करता है, अगर वह उससे मिलता जुलता है तो। और जाहिर सी बात है कि हमारी पाठ्यवस्तु कैसी होनी चाहिए, हमने इसके पहले समझा था कि बच्चे के परिवेश से संबंधित होनी चाहिए, बच्चे को उसकी नॉलेज होनी चाहिए।
तो बच्चा उसी को फिर जोड़कर पढ़ने का प्रयास करता है, भूत वर्तमान और भविष्य की घटनाओं से संबंध बना पाता है। जैसे बच्चा बरसात के मौसम के बारे में पढ़ रहा है कि वर्षा आई, तो बच्चा अपने यहाँ का भी मौसम से उसको कनेक्ट करने का प्रयास करता है कि सर जी हमारे यहाँ तो वर्षा नहीं हो रही है, हमारे यहाँ तो सही धूप निकला हुआ, बहुत गर्मी हो रही है। तो बच्चा उसको कनेक्ट कर पा रहा होता है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को बच्चों को धीरे धीरे मौन पठन की आदत डालनी चाहिए। ठीक है, मौन पठन की। हम जब बच्चों से कहते हैं ऐसे वैसे, हम अक्सर ये कहते हैं ना कि सभी लोग मन में पढ़ो। हम कक्षा 1 में पढ़ा रहे होते हैं तो हम बच्चों को सब बोल बोल कर पढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन बच्चा जब 3 या 4 में पढ़ रहा होता है तो हमने जो भी पढ़ा है हमने कहा कि ठीक है इस चैप्टर को रिवाइज करो, फिर से सब लोग पढ़ लो, जो नहीं आ रहा है पूछ लेना मुझसे। तो हम अपेक्षा रखते हैं कि बच्चे उसको मन में पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम यही बच्चों से अपेक्षा रखते हैं। हम बच्चों को इसके लिए रोज इस आदत को विकसित करने के लिए क्या करें? हमारी लाइब्रेरीज में अच्छी रोचक कहानियों की किताबें हैं, हम बच्चों को दे लाइब्रेरी में, कहेंगे इसको पढ़ो। ठीक है, तो रोचक कहानियों की किताबें दे, इसमें बच्चे स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ लाइब्रेरी में बच्चे जाएंगे तो उन्हें जो भी इच्छा होगी वो किताब को पढ़ेंगे, जिसमें उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा उसको पढ़ेंगे और अपने अनुसार उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। चित्रों को देखेंगे, चित्रों को देखकर उस पर विचार बनाएंगे। ठीक है, उसमें प्रश्न करेंगे। अगर उन्होंने चित्र में जंगल का दृश्य देखा या अगर उन्होंने चित्र में किसी शहर का चित्र देखा तो वो कहेंगे कि कौन सा शहर है, बाजार में क्या क्या मिलता है, मिठाई मिलती है, चॉकलेट मिलता है, और क्या मिलता है, यहाँ पर जानवर भी घूम रहा है। इस प्रकार से बच्चे अपने आप से प्रश्न करते हैं और फिर आपस में बच्चे फिर उसमें शेयर करते हैं, एक दूसरे से प्रश्न भी करते हैं। अपनी गति से बच्चे को पढ़ने का मौका दें हम, और चित्र देखकर सोचने और समझने का मौका दें। इस पर भी हम बात कर रहे थे। तो मौन पठन के लाभ क्या हुए? मौन पठन के लाभ क्या हुए? कम समय में बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जब हम शांत होकर पढ़ते हैं, मन में पढ़ते हैं तो तेजी से पढ़ लेते हैं और मानसिक थकान कम होती है। हम बोल बोल कर पढ़ेंगे तो जल्दी थकेंगे, और हम अगर मन में पढ़ेंगे तो आसानी से थोड़ा अधिक समय तक पढ़ पाएंगे। एकाग्रता बनी रहती है और विषय जल्दी और अच्छी तरह समझ में आता है। जब हम कक्षा 1 में पढ़ा रहे होते हैं तो हम यह और कक्षा 5 में देखते हैं तो काफी दूरी होती है। कक्षा 5 के बच्चे चूंकि एकाग्र होकर पढ़ते हैं, शांति से पढ़ते हैं, कक्षा 1 के बच्चे चिल्ला कर बोल बोल कर पढ़ते हैं। तो हमारी कक्षाएं इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं कि यहाँ 1 और 5 के बच्चों में काफी दूरी होती है। ठीक है, क्योंकि 5 के बच्चे साइलेंट रीडिंग करेंगे और 1 के बच्चे लाउड रीडिंग करेंगे, तो दोनों फिर कंफ्यूजन हो जाएगा अगर एक साथ बैठेंगे तो, है ना। तो यह आवश्यक है। विषय जल्दी और अच्छी तरह समझ में आता है और पढ़ने की गति और अर्थपूर्ण दोनों बढ़ते हैं। अब अगला है तीसरा, आज का लास्ट, ये गहन पठन, डीप रीडिंग जिसको कहते हैं। अब जैसा डीप शब्द अंदर गहराई से, उसी पठन को, यानी इसी पठन का एक भाग है। ठीक है, मौन साइलेंट रीडिंग का ही ये एक पार्ट है डीप रीडिंग, जिसमें हम इसको और गहराई से पढ़ते हैं। जैसे हम किसी नाटक वगैरह को पढ़ रहे हैं, उसमें कई अलग अलग पात्र है, तो उसको हमको बड़े गहराई समझना होगा। जैसे हम लोग अंधेरी नगरी चौपट राजा जब कक्षा 4-5 में पढ़ते थे तो उस समय किताब थी और उसमें किताब में वाला दिया गया था 4-5 चैप्टर में, 4-5 पेज में दिया गया था, तो वो काफी गहराई से उसको पढ़ना पड़ता था तभी समझ आता था। ठीक है, तो वो हो गया डीप रीडिंग, गहन पठन। ठीक, तो गहन पठन एक ऐसा पठन का प्रकार है जिसमें पाठक किसी पाठ को धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक और समझ कर पढ़ता है, उसके अर्थ पर विचार करता है। तो साइलेंट रीडिंग में बच्चा चुप होकर पढ़ रहा है, इसमें उसका विश्लेषण कर रहा है और बेहतर हो गया। ठीक है, पठन का प्रकार और बेहतर हो गया। बच्चा पहले मौन पठन करेगा, ठीक है, फिर बच्चा पहले शाश्वत पठन करेगा, फिर मौन पठन करेगा साइलेंट रीडिंग, उसके बाद फिर गहन पठन करता है आगे बढ़ते बढ़ते। ठीक है, तो ये कक्षा 1 का बच्चा नहीं ऐसा करता है। ठीक, बच्चा 5 में जा रहा है, 4 में जा रहा है, 6 में जा रहा है, तो वो गहन पठन कर सकता है। ठीक, जैसे आपने पंचतंत्र की कहानी पढ़ी, शेर और खरगोश की कहानी पढ़ी। ठीक है, अब आपने पढ़ा, अब पढ़ने के बाद साधारण पठन में आप केवल कहानी को पढ़कर खत्म कर देंगे। ठीक है, और गहन पठन में आप क्या करेंगे, आप इस पर विचार करेंगे। ठीक है, आपको उससे क्या सीख मिलती है। ठीक है, जैसे हमारे किताबों में इस प्रकार से चर्चा होती है ना कि आप इस पढ़ने के बाद आपको क्या सीख मिली। कक्षा 4 या 5 की हिंदी किताबों को आप देखें, खरगोश ने बुद्धिमानी कैसे दिखाई, शेर की गलती क्या थी, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, यदि मैं खरगोश की जगह होता तो क्या करता। ये गहन पठन हो गया। एनसीईआरटी की 4 और 5 की किताबें आप देख लें, उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, तो वह प्रश्न तभी उत्तर दे पाएगा बच्चा जब वो उसको मन से गहराई से उस चीज को पूरा पढ़ा, पूरे अध्याय को पढ़ा हो। ठीक है ना, तो ये चीज है। विशेषताएं इसकी क्या है कि पाठ को धैर्यपूर्वक पढ़ा जाता है, जल्दबाजी में पढ़ने से नहीं होगा। शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझा जाता है, शिक्षक बच्चों को अर्थ समझा रहे होते हैं जहां पर कंफ्यूजन होता है। घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है और मुख्य विचार खोजा जाता है। ठीक, किसी भी कहानी का मुख्य विचार क्या क्या, किसी नाटक में उससे क्या मुख्य विचार है, नई जानकारी और नई सोच विकसित होती है और महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित अंडरलाइन करते हैं, नोट्स वगैरह बनाया जाता है। तो ये गहन पठन है। हम भी जब तैयारी कर रहे होते हैं सर, तो हम किसी टॉपिक को तैयार कर रहे होते हैं तो हम गहन पठन करते हैं, उसका जो इंपॉर्टेंट लाइन्स होता है उसको अंडरलाइन करके समझते हैं। तो ये गहन पठन हो गया, समझ गए सर। ठीक, आवश्यकता पड़ने पर हम पीछे जाकर उसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं।
किन पाठों में किस प्रकार से चैप्टर रहें तो वहाँ पर गहन पठन जरूरी है। जैसे लंबी कहानियां होंगी, उपन्यास हैं, तर्कपूर्ण लेख है और वैज्ञानिक लेख है या इतिहास या सामाजिक विज्ञान के अध्याय हैं, इसमें गहन पठन बहुत आवश्यक होता है। ऐसा पाठ जिसमें कई पात्रों घटनाएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने गहन पठन को भी समझ लिया। आपने पठन के 3 प्रकारों को कवर कर लिया। अगले वीडियो में 3 और प्रकारों को हम कवर कर लेंगे और ये जो पठन का प्रकार है वो कवर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप टारगेट विथ हिमांशु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।